अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया वसीम है और मैं आपकी होस्ट हूँ आज के प्रोग्राम मईशत की सूरत हाल डॉक्टर अली सलमान के साथ। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अली सलमान, कुछ पिछले हफ्तों में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं राइट साइजिंग के हवाले से, कुछ पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, फिर अभी कल की खबर आई है कि शुगर की भी सब्सिडीज़ के हवाले से। तो हम पहले शुरू करते हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा जिस पे जलसे भी हो रहे थे, काफ़ी प्रोटेस्ट चले हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तरफ से। गवर्नमेंट ने उसे बंद करने का डायरेक्टिव भेजा। अब ये डायरेक्टिव भेजा गया क्योंकि उन्होंने फिस्कल ऑस्टेरिटी मेजर्स जो उनके थे उन्होंने उस पर काम करना था। अब उन्होंने ये ले तो लिया फैसला, लेकिन उसके बाद जलसे हुए 26 अगस्त से लेके पिछले कुछ दिनों तक, और उसके उन दिनों में ये हुआ कि अब जो फैसला गवर्नमेंट ने लिया है वो ये है कि वो अब शट डाउन नहीं करेंगे यूएससी को। तो आप ये बैक एंड फोर्थ कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को, और ये जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं यूएससी को, और उसके बाद जो जितने भी चेन स्टोर्स हैं, पूरे कोई 400 चेन स्टोर्स हैं, ये क्यों गवर्नमेंट ये जो है इस पे शट डाउन क्यों नहीं करना चाह रही? देखिए, एक तो पहला हमें जो प्रिंसिपल या जो सवाल उठाना चाहिए वो ये है कि क्या ये गवर्नमेंट का काम है कि वो जनरल स्टोर्स या रिटेल स्टोर्स रन करे। ये एक बिज़नेस है और वो हमारे महल्लों के अंदर भी छोटे किराना स्टोर्स भी चल रहे हैं। हमारे जो बड़े स्टोर्स हैं, चेन स्टोर्स भी पाकिस्तान में डेवलप हो रहे हैं, बहुत तेज़ से डेवलप हो रहे हैं। तो ये जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की अशिया है, कमोडिटीज़ है, दाल है, चावल है, ब्रेड, ये सारी चीज़ें हम आम तौर पर इन्हीं से ले रहे होते हैं जो हमारी मार्केट है। लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट ने आज से कुछ साल पहले ये सोचा, बेसिकली तो ये 1970s में स्टाफ वेलफेयर ऑफिस होता था, स्टाफ वेलफेयर डिपार्टमेंट्स, और उनके डिपोज बनाए गए थे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए गए थे। उसके बाद फिर जो जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत थी उन्होंने इसको एक्सपैंड किया। उन्होंने कहा कि जी हम इसको अवाम उन्नास के लिए भी ओपन करेंगे। तो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का क्या अमल में आ गया। जिस तरह के उस ज़माने में बहुत से ऐसे फैसले किए गए कि जो काम प्राइवेट सेक्टर का था वो गवर्नमेंट ने उसको अपनी तहवील में ले लिया और उसको नेशनलाइज करके उसमें आ गए। तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इन अशिया को जो मार्केट में दस्तयाब है मार्केट रेट के ऊपर, हम उनको सब्सिडाइज करके अवाम को सेल करेंगे और एनी वन उसको ख़रीद सकता है। और उसका मकसद ये था कि हम थोड़ा जो ज़्यादा महंगाई हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उसका एक तरह से हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं लोगों को। लेकिन उस प्रोटेक्शन की एक कॉस्ट है और वो यूजुअली सारे टैक्स पेयर्स देंगे। सो जो भी यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जाएगा उसकी कॉस्ट तमाम टैक्स पेयर्स देंगे। ये मेरा ख्याल है असूली तौर पर गलत चीज़ है। लोगों का काम है कि वो अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, बजट को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके अंदर जब हुकूमत आ जाती है तो वो सब्सिडीज़ लेके आएगी, वो इनएफिशिएंसीज़ लेके आएगी और इस तरह के दूसरे मसाइल भी उसमें होंगे। दुनिया भर में ये रिवाज है कि ये जो रिटेल सेंटर्स हैं ये एक प्राइस पॉइंट के ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं। अनऑर्गेनाइज मार्केट्स भी होती हैं और बड़े ऑर्गेनाइज स्टोर्स भी होते हैं और उसमें अंदर प्राइस का फ़र्क होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ लोकेशन के हिसाब से होता है और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत को इसमें एग्जिट करना चाहिए और अगर इसमें हुकूमत समझती है, क्योंकि बाद में हुकूमत ने अगर इसको हमने शट डाउन नहीं करना है, इसको हमने रीस्ट्रक्चर करना है, तो ये पुराना ड्रामा है। पहले हम अनाउंस करते हैं कि हम एसओईज़ से निकल रहे हैं और इसको हम प्राइवेटाइज़ करेंगे, फिर थोड़ा सा ये जो लेबर यूनियंस एहतजाज करती हैं उसके बाद जो है ना दोबारा गवर्नमेंट घुटनों पे आ जाती है, कहती जी हम इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे। तो रीस्ट्रक्चर एक कोड वर्ड है काम ना करने का। जब हुकूमत समझती है कि जी अभी हमारे से पॉलिटिकल प्रेशर हैंडल नहीं होता, तकरीबन 6,000 या 7,000 मुलाजमीन है उनका, तो गवर्नमेंट फिर उसमें आ जाती है। फिर इसके अलावा हमने ये देखा है कि जो भी कमर्शियल ऑपरेशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट तो करती है ना, ज़ाहिर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है तो वो किसी ना किसी मार्केट के होल सेलर से, सप्लायर से प्रोक्योरमेंट तो करेगी ना, तो उसके बाद उसका एक फिक्स प्राइस के ऊपर आगे बेचेगी। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा घपले हैं और आम तौर पर ये घपले एक प्रोक्योरमेंट में तभी पैदा होते हैं जब आपके जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्राइवेट इंटरेस्ट उसमें से वाबस्ता हो जाता है।
इसके मुकाबले में अगर आप एक प्राइवेट स्टोर के ऊपर जाएंगी तो उसमें करप्शन नहीं होगी, मतलब उसमें आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें महंगी हैं, सस्ती हैं, लेकिन वो अपने कंज्यूमर्स को कभी धोखा नहीं देगा। तो लिहाजा इस यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के उससे हमें निकलना चाहिए और इसको या तो एक प्राइवेट सेक्टर को वो दे दें, आउटसोर्स कर दें, या मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज कर दें, या इसकी जो मैनेजमेंट्स में से निकल है, प्राइवेटाइजेशन के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, लेकिन ये यकीनन एक स्टेप है जिसको यानी ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे गवर्नमेंट को एग्जिट करना चाहिए। अब जब इस तरीके से सब्सिडीज मिलती हैं यूटिलिटी स्टोर्स को, तो फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑब्वियसली फिर मार्केट से जो होता है कार्व आउट हो जाता है, उनको जगह नहीं मिलती, और फिर अवाम भी जो है वो ये तो नहीं देखते कि टैक्स पेयर बर्डन ज़्यादा होगा, वो तो इमीडिएट जो उनके सामने नज़र आ रहा है वो उसको करेंगे। तो लेबर यूनियंस की भी आपने बात की, लेबर यूनियंस का एक तरीका होता है मोबिलाइज करने का पब्लिक को। 10% कमी कर दी है 800 या कुछ अशिया में, तो ये एक तरीका है। उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट जुमला इसके बाद उन्होंने बोला था मुकम्मल करने के लिए कि जैसे ही सब्सिडीज़ मिलेंगी और रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी तो उसके बाद आवाम को और मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसी अशिया ख़रीदने में। जी, ये सारे स्टेप्स हैं जो एक तरह से आप यूँ समझ लें कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट कर रही है ना, कि आप एक क्राइसिस हो गया, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने उसको क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी हुकूमत के इस वक्त जो महकमे चला सके। ये अब रिपोर्टेड है कि हमारा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब अगर आप नेट ऑफ कर लें जो बजट के हिसाब से देखें, कर्ज़ों की अदायगी के बाद, सुबह की अदायगी के पास, तो अब इतने पैसे नहीं बच रहे कि हम अपनी हुकूमत चला सकें। भाई हुकूमत का पहला काम एक अच्छी बेहतर हुकूमत चलाना है, तो आप ये रिस्ट्रक्चर करें, आप ये सब्सिडाइज़ करें, इसकी कॉस्ट है। और फिर आप देखेंगे एक और चीज़, ये चूँकि हमारे विफाकी महकमा है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, तो द वे इकनॉमिक गवर्नेंस वर्क्स इन दिस कंट्री कि वो हर मसला इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऊपर जाएगा। सो अब वज़ीर आज़म से हम ये पूछेंगे कि जी आपने फॉर इंस्टेंस आपने नेशनल डिफेंस का क्या किया, या बलूचिस्तान में जो हो रहा है आपने उसके लिए क्या किया, या उस कैबिनेट के ऊपर ये आना चाहिए कि जी यूटिलिटी स्टोर्स को आपने 8-10% देना। तो ये दोनों बहुत फ़र्क मामलात हैं। सो हुकूमत का काम है, पहला वाला जो काम है कि नेशनल डिफेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको आप ठीक करें, वो तवज्जो दें, आप बजाय कि आप ये करेंगे जी दालों के रेट के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं कैबिनेट में। तो फिर ये क्यों वापस ले लेते हैं ऐसे फैसला जब आप कह रहे हैं कि कमेटी और इस बेसिकली तो ये इसके अंदर देखें मोस्टली तो लेबर यूनियंस का इफेक्ट है। फिर जिस तरह एजुकेशन में भी जाएंगी तो वहाँ पर टीचर्स यूनियन बनी हुई है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट बन जाते हैं। लेबर के साथ जो ज़ाहिर है उनके जो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, वो सब उनके इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, तो उनका एक इकनॉमिक इंटरेस्ट भी बन चुका होता है। जॉब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो ये जॉब सिक्योरिटी जो है वो सरकार के अंदर जब आप डेवलप कर देते हैं तो फिर तो कोई भी अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट होते हैं। और फिर वो ऑब्वियसली आप यूँ समझ लें कि एक इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि हमने पिछले 1-2 सालों में पाकिस्तान ने अपनी 50 साल की हिस्ट्री की वर्स्ट लेवल ऑफ प्राइसेस देखा है, यानी कि प्राइसेस बहुत ऊपर शूट किए हैं। अगरचे अब नीचे आ रही हैं प्राइसेस, जो हमारा CPI है वो तकरीबन 11 या बल्कि अब 10% के करीब आ गए, विच इज़ गुड न्यूज़ डेफिनेटली। सो इस प्रेशर में जब एक न्यूज़ आती है कि जी आपने ये सब्सिडी और USC बंद कर रहे हैं, तो इसका एक नेगेटिव पॉलिटिकल आउटफॉल भी होगा। सो एक तरफ वो लेबर यूनियंस के इंटरेस्ट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट फिर फोर्स किया अपने फैसले को वापस लेने के लिए, दूसरी तरफ ये एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है कि भी ये इसका जो इम्प्रेशन है हमारे ऊपर वो अच्छा नहीं पड़ेगा, मीडिया इम्प्रेशन। तो ये सारे मामला की वजह से होता है। अगर जो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसके ऊपर कोई रिसर्च करें कि इनका मार्केट शेयर क्या है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का रिटेल सेक्टर के अंदर, तो शायद बहुत थोड़ा होगा, लेकिन चूँकि ये अखबारों में रहता है, रिपोर्टेड होती है, तो इसलिए ये चीज़ एक बहुत बड़ा एक खबर बन जाती है। आपने रिस्ट्रक्चरिंग की बात की थी कि जब भी रिस्ट्रक्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया होता है तो दरअसल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अब इस पे काम नहीं किया जाएगा जी। या पेस जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो PIA की बात करते हैं सर, आपका आर्टिकल भी छपा था पिछले दिनों FNF की वेबसाइट पे, और वो इसी हवाले से बात कर रहा था कि PIA की जो
प्राइवेटाइजेशन की, आजकल प्राइवेटाइजेशन कमीशन और जितना ये अभी रिस्ट्रक्चरिंग वाला काम पहले प्रोसेस जो शुरू हो रहा है होल्डिंग कंपनीज का और बाकी सब कुछ बिडिंग प्रोसेस का चल रहा है, आप ये देखते हैं कि अंदेशा ये है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी तरीके से ये फॉल थ्रू हो जाता है गवर्नमेंट की वजह से जी, तो और लॉसेस होंगे और टैक्स पेयर बर्डन बढ़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या स्टेप्स होने चाहिए गवर्नमेंट को ये सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन जो है पीआईए की? उनका तो कहना ये है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये कंक्लूड हो जाएगा, ये जो बिडिंग प्रोसेस और सब कुछ है ये मुकम्मल हो जाएगा। जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है पीआईए की। दुनिया भर में एयरलाइंस की जो ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसमें बहुत से मुल्कों में अभी भी गवर्नमेंट का ओनरशिप है, कंट्रोल्स है, तो कॉम्प्लिकेशंस है। उसकी जो कॉस्टिंग के हवाले से टैक्स पेयर्स मनी चल रहा है। लेकिन अभी हमने देखा हाल ही में कुछ साल पहले इंडिया में बड़ा सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन हुई और उन्होंने वो जो टाटा ग्रुप को वापस कर दी एयरलाइन। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब जो यहाँ पर हमने जब इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात करना शुरू की तो उस वक्त तक पीआईए के बहुत ज़्यादा डेट एक्यूमुलेट हो चुका है, 800 अरब रुपए का डेट है। और अब हमने पीआईए होल्डिंग कंपनी बना दी और वहाँ पर उसका जो मेजर चंक है 80% वो चंक है वो हमने वहाँ पार्क कर दिया और ये कहा है कि अगले 10 सालों में तो टैक्स पेयर्स हैं वो पैसे वापस करेंगे। यानी जो पीआईए ने पैसे बैंकों को वापस करने थे अब वो वहाँ से उठा कर लाइबिलिटी हमने उस होल्डिंग कंपनी में पार्क कर दी है और अब अगले 10 सालों में हम हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट हम वो देंगे। सो ये ट्रांजैक्शन का एक बुनियादी वो है एलिमेंट है। अदरवाइज तो इसमें किसी ने आना नहीं था, प्राइवेटाइजेशन की किसी बिड में आना नहीं था। अगर ये कंडीशन ना होती तो इम्पॉसिबल था। इस वक्त भी कल ही जो एक बिडर है उनका एक अखबार में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट को ये पैसे मिलेंगे प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड से वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वापस पीआईए में ही इन्वेस्ट कर दें। अब वो जो एक बिडर है वो कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो इसका मतलब है कि प्राइवेट पार्टी गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट देगी उन शेयर्स के अगेंस्ट जो कि वो एक्वायर करेगी। अब वो ये गवर्नमेंट से ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है वो बिडर कि जी अब ऐसा करेंगे जो प्रोसीड्स आएंगे वो आप वापस इसमें लगा दें। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया ना ट्रांजैक्शन के ऊपर कि गवर्नमेंट तो प्राइवेटाइज इसलिए कर रही है कि एक तो फाइनेंशियल लॉसेस जो हर साल हो रहे हैं उससे निकले, दूसरा ये कि प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो उस पर इन्वेस्ट करे। ये कमर्शियल एंटरप्राइज है, इसमें पीआईए के पास जो सबसे उसका बेहतरीन एसेट है वो उसके राउट्स हैं, उसके लाइसेंसेस हैं, उसका जो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जो लैंडिंग राइट्स इसको कहते हैं वो सबसे वैल्यूबल एसेट है। जहाज़ों में तो कुछ नहीं रखा, वो तो जहाज़ तो 20-25 जहाज़ हैं उनके पास, तो उससे कुछ नहीं होता। लैंडिंग राइट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो जब देंगे तो ऑब्वियसली प्राइवेट कैपेसिटी या प्राइवेट एयरलाइन या जो भी प्राइवेट ग्रुप आ रहा है उसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सो आई वाज सरप्राइज्ड बाय दैट स्टेटमेंट बाय दैट प्राइवेट सेक्टर बिडर कि जी ये तो ठीक नहीं है। एक तो हमने आपको पहले ही कह दिया कि हम लाइबिलिटीज हमने उधर पार्क करनी है तो वो आपके ऊपर नहीं आएंगी, और दूसरा अब आप कह रहे हैं कि वो प्रोसीड्स आएंगे तो वो वापस आप क्यों दे दें, मतलब इन इफेक्ट वो ये कह रहे हैं कि जी आप वापस हमें दे दें। डजंट मेक सेंस। सो बड़े भी इसमें चैलेंजेस है। One thing which I was pleased about initially was the number of bidders which entered in the race and हाँ, और उसमें मोस्टली हमारे सारे नेशनल ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के अपने ग्रुप्स हैं जो कि एयरलाइंस बनी है, प्राइवेट एयरलाइंस बनी है, अच्छा काम कर रही है। कुछ कंसोर्टियम्स और कुछ कंसोर्शियम्स बने भी थे। जी वो प्रॉब्लम निकल गई थी उससे। तो अब मोस्टली अब जो है वो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। अब सारे डोमेस्टिक। हाँ जी, इस वक्त जो लीड पे हैं इस वक्त वो सब डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़। आई मीन आई वुड बी हैप्पी। लेकिन उसका कोई फाइनेंशियल हमें नज़र आना चाहिए ना, फ़ायदा भी नज़र आना चाहिए कि उसके अंदर एक ऑब्वियस फ़ायदा ये कि हर साल जो हम गवर्नमेंट को एक टीका लग रहा था नुकसानात का उससे बचेंगे, और दूसरा ये कि एफिशिएंसी आएगी, सर्विस बेहतर होगी, और उन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अब इसमें 2-3 शराइत और भी हैं जो कि एक बड़ा इस वक्त क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। वो एम्प्लॉयज़ की है। अगेन हमने पहले एम्प्लॉयज़ की बात की थी कि दोबारा भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की बात आ गई है। उस वक्त एक नए ओनर को इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से वर्क फोर्स को हायर या फायर कर सकता है। तो इसके बारे में अभी थोड़ी सी एम्बिग्यूटिज़ मौजूद है क्योंकि वो जो बिज़नेस प्लान डॉक्यूमेंट है वो तो अवेलेबल नहीं है, यानी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक ये एक डिबेट में आ रही है कि जी कि अब हमने लेट्स से
15 या 20,000 एम्प्लॉयज़ हैं, शायद इतने नहीं हैं, ये नंबर देखने पड़ेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि पर एरोप्लेन हमारे पास तकरीबन 350 एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त PIA के अंदर पर एरोप्लेन, अगर आप पर एयरक्राफ्ट को इसकी एवरेज देखें। इट यूज़ टू बी एक ज़माने में 600-700, लेकिन इस वक्त कम हो गए। तो वो फिर एक क्वालिटी वर्क फोर्स है और उसके ऊपर ये एक प्राइवेट सेक्टर का अपना अफेयर है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि BIA में बहुत सी यूनियंस बनी थी, अभी भी है, पीपल्स यानी कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक रिफ्लेक्शन उसमें थी उन यूनियंस के अंदर। तो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, माजी में बहुत सी ऐसी भर्तियाँ हुई हैं जो कि सियासी बुनियादों पे हुई हैं PIA के अंदर, तो उनको मैनेज करना, उनके ज़रिए एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज लाना एक बहरहाल मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी होनी चाहिए कि वो उनके साथ क्या करती है, और गवर्नमेंट उनको दे दे, वो गोल्डन हैंड शेक दे दे या कोई और इस तरह की चीज़ दे दे, ताकि उस पे से निकलें और फिर हम आगे की तरफ देख सकते हैं। तो एक कभी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आपको लगता है मुकम्मल हो सकता है अक्टूबर में? अब सिर्फ 1 महीना रहता है। जी, मेरा ख्याल है कि हो जाएगी मुकम्मल। जो आई एम ऑन दी, अगर आप एक ऑन द समरी आप मुझसे पूछें तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर एक समझो सा एक शक का भी एक एलिमेंट ला रही है कि इसमें हो गया क्या असल में। सो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की कि जब तक हमें कोई इंसेंटिव नहीं नज़र आएगा या इन्वेस्टर्स को भी कुछ नहीं नज़र आएगा प्रॉफिट की चीज़, तो वो ऑब्वियसली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उनका भी रिस्क होगा उसमें। तो हम मूडीज़ की रेटिंग की भी बात करते हैं, जो अपग्रेड की है उन्होंने, जहाँ तक ताल्लुक है पिछले हफ्ते ही उन्होंने की है, CA3 से उन्होंने CA2 कर दी है। आपको लगता है इसका कोई असर पड़ता है हमारे बिजनेसेस पे, हमारे बैंकिंग सेक्टर पे, हमारे कमर्शियल सेक्टर पे, और जहाँ तक बात है PIA की प्राइवेटाइजेशन पे भी कुछ असरात इसके पड़ते हैं उस पर? जी सुमेरा, आपने जो बात की मूडीज़ की रैंकिंग की और इसके असरात क्या पड़ेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऑल्दो इसका जो पाकिस्तान के बराह रास्त जो माशी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसमें इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो इंटरनेशनल क्रेडिट रैंकिंग है वो बेहतर हो जाएगी। इस वक्त चूँकि पाकिस्तान IMF के साथ एक निगोशिएट कर रहा है एक प्रोग्राम, तो उस हवाले से यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। हमारी जो इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं जहाँ पर अभी हम बोरोइंग के लिए जा रहे हैं, कल ही खबर आई थी कि पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को अप्रोच करने का फ़ैसला किया है तकरीबन $1 बिलियन के कमर्शियल लोन के लिए, विच इज़ अ ह्यूज न्यूज़। इस क्योंकि पाकिस्तान यूजली जो इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इसकी जो हमारा जो ज़्यादातर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो मल्टीलैटरल्स हैं या वो कंट्रीज़ हैं, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो इस लिहाज से ये तो एक कॉन्फिडेंस है, अगर मूडीज़ अपनी रैंकिंग इंप्रूव कर रहा है पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग, तो वो बेहतरी की बात है। लेकिन ये कि उससे पाकिस्तान का डोमेस्टिक इन्वायरमेंट कितना इंप्रूव होगा वो एक क्वेश्चन, वो एक मेरा नहीं ख्याल कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। पाकिस्तान के अपने बड़े चैलेंजेस हैं टैक्सेशन, ट्रेड पॉलिसी को लेकर, तो वो तो गवर्नमेंट को खुद फिक्स करने हैं। PIA की हद तक भी इसमें एक प्लस है, क्योंकि जो भी आपका बिडर होगा वो यकीनन वो एक्विटी भी लेके आएगा और वो डेट भी लेके आएगा। जो उन्होंने गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या वो प्रोसेस में है इस वक्त, उसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल होंगी। तो अगर किसी मुल्क में बैठे हैं और उस मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है, तो वो जो उसका क्रेडिटर है वो यकीनन इसको पॉजिटिवली देखेगा, तो उसके तो एक पॉजिटिव असरात पड़ेंगे इस ट्रांजैक्शन के आउटकम के ऊपर। लेकिन बहसत मजमूई मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होता पाकिस्तान के ऊपर। गवर्नमेंट जो है अपना फेज़ 1 ज़ोर और शोर से शुरू हुई है कि हम राइट साइजिंग करते हैं। सबसे पहले जो है हम कोई जो SOEs हैं, कोई 33 SOEs, उनको पहले हम क्लोज़ करते हैं। फेज़ 1 में कम से कम उन्होंने ये बोला है कि आइंदा 2 हफ्तों में पहले हम ये करते हैं। तो ये किस तरीके से सिलेक्शन हो रही है, किस तरीके से इनका प्रोसेस हो रहा है? आपको लगता भी है कि ये कुछ यूनियंस अगर या कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे इस चीज़ को, तो ये फिर भी SOEs पे क्या स्टेक्स हैं फिर बाकी लोगों के, और गवर्नमेंट इसको फॉलो थ्रू करेगी ये भी उसी तरीके से जो है वो? देखिए, इसमें एक तो ये कि गवर्नमेंट ने एक अपना बड़ा इम्पोर्टेंट बैच था, एक माइलस्टोन था, वो बजट था। बजट के ऊपर आप इस तरह की अनाउंसमेंट्स करते हैं
कि आपने कितनी स्पेंडिंग कट करनी है, बेहतर करनी है, या वो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया, तो वो मिस हो गया। उसके बाद ये राइट साइजिंग कमेटी बनी, उसके बाद ये डेलिब्रेशन हो रही है। इसकी हिस्ट्री और इसकी जो शॉर्ट हिस्ट्री है वो ये है कि आज से 2-3 साल पहले स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के लिए रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। उस वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन की क़यादत में कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने एक ट्राई-एज रिपोर्ट लिखी थी और इसमें ये सारी चीज़ें आई थी कि पाकिस्तान में तकरीबन 200 एंटरप्राइजेज़ हैं जो सरकारी उसमें चल रही हैं, यानी 200 के करीब बिजनेस एंटरप्राइजेज़ हैं जो गवर्नमेंट रन कर रही है। उसमें से 86 उन्होंने आइडेंटिफाई की थी जो कमर्शियल नेचर की हैं, जिसको कि प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, और बाकियों को एसेंशियल या स्ट्रेटेजिक कहकर पार्क कर दिया गया था कि जी इसको हम प्राइवेटाइज़ नहीं करेंगे, इसको हम गवर्नमेंट चलाती रहेगी उनको। अब उसमें से फिर कुछ इदारों को फिर आइडेंटिफाई किया गया है, जो हाल ही में जो प्रोसेस हो रहा है कि कुछ को तो हम प्राइवेटाइज़ कर देंगे, जैसे हमने पीआई की बात की है, हमने या और इदारों की बात करें, लेकिन कुछ को हम क्योंकि फिजिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगर किसी बिजनेस की फिजिबिलिटी अब नहीं है तो फिर उसको बंद करना पड़ेगा। तो वो क्लोजर करना एक अच्छा स्टेप होगा। जो इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो यूनियंस के साथ साथ वो इन मिनिस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आएगी, क्योंकि सब सेक्रेटरीज़ हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के, वो मुख्तलिफ एसओईज़ के बोर्ड पे बैठे हैं। हर मिनिस्ट्री की अपनी एसओईज़ हैं, डिफेंस की अपनी एसओई है, कॉमर्स की अपनी एसओईज़ हैं, और हर मिनिस्ट्री के पास ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं, उनके बोर्ड फीसिस हैं, इसके अलावा उनको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बिज़नेस क्रिएट करने की। तो ये गवर्नमेंट के अलावा एक और ये पूरा एक यूनिवर्स है जो गवर्नमेंट चला रही है, और गवर्नमेंट के साथ ये जो लोग हैं वाबस्ता हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो चलाते हैं। तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस तो आएगी। जब आप ये बंद करने जाएंगे, जैसे हमने देखा कुछ अर्से पहले, अगर जब वो एसओई नहीं था, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, वो बंद करने का फैसला किया गया, उस पर भी बहुत एहतजाज हुआ। तो ये रेजिस्टेंस तो आएगी, और इन रेजिस्टेंस का मैं आपको सोर्सेज भी बता दें, लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी, हमें इस पर मॉनिटर करना चाहिए, इस पर वॉच करना चाहिए, फिर मज़ीद बात करनी चाहिए कितना इस पर अमल दरामद हो जाता है। सो आई एम होपिंग कि द काइंड ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस व्हिच वी आर फेसिंग एज अ गवर्नमेंट would force us to take some right steps, and right sizing of the government is one of them. IMF ने कल दोबारा से वाज़े तौर पे ये बयान किया है कि जो सब्सिडीज़ हैं एग्रीकल्चर पे, बाकी क्रॉप्स पे, वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। उन्होंने ये फर्म अपना ये किया है कि हमने कभी भी इस चीज़ का, अगर 7 बिलियन का जो प्रोग्राम है वो अगर पाकिस्तान लेना चाह रहा है तो उसे ये सब्सिडीज़ छूटनी पड़ेंगी। बिल्कुल। ये काफ़ी मुश्किल काम भी होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हमारा, जैसे कहते हैं लोग, के बैकबोन है, तो उस पर अगर सब्सिडीज़ नहीं होंगी। लेकिन मुझे एक और चीज़ याद आती है, एक शुगर रिपोर्ट जो प्राइम ने पब्लिश की थी, और प्राइम ने भी इसी चीज़ का जिक्र किया था कि जो सब्सिडीज़ हैं उसकी वजह से ये ही होगा कि मार्केट जो है वो क्लोज रहेगी, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि बढ़ेंगी लोगों के लिए, और फिर उससे सप्लाई में भी फ़र्क पड़ेगा। तो IMF भी यही कहता है। गवर्नमेंट ने फिर ये तो कह दिया कि चले सही है, लेकिन फिर उन्होंने फिर बोला कि टारगेट, अब वो किसी तरीके से, जिस तरह इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन होती है, तो वो अपनी स्टेटमेंट्स की सब्सिट्यूशन इस तरीके से कर रहे होते हैं कि चले टारगेटेड सब्सिडीज़ की तो हमें इजाज़त दी है। जो फिर एग्रीकल्चर की सब्सिडीज़ हैं, आप वो किस तरीके से देखते हैं कि हमें आने वाले दिनों में कैसे फ़ायदा मिल सकता है अगर सब्सिडीज़ से जान छुड़ा दी जाती है एग्रीकल्चर के सेक्टर में? ये एक बड़ा, अगेन इसमें काफ़ी डायमेंशंस हैं। एक तो पहली असूली बात ये है कि जिस तरह प्राइम की रिपोर्ट्स में भी और बाकी इदारों की रिपोर्ट्स में भी आ चुका है कि गवर्नमेंट ने जो कमोडिटी साइकिल डेट क्रिएट किया हुआ है मुख्तलिफ सपोर्ट प्राइसेस के ज़रिए, प्राइस सीलिंग के ज़रिए या सब्सिडीज़ के ज़रिए, वो गलत चीज़ है और हुकूमत को इसमें से निकलना चाहिए। असूली बात तो ये है कि हुकूमत का काम ये नहीं कि वो प्राइसेस को सेट करे। अगर आप ये मार्केट ओपन छोड़ते हैं, जैसे शुगर की मार्केट की आपने बात की है, हर साल हमें क्राइसिस के सामना करना पड़ता है, तो अगर आप इस मार्केट को ओपन छोड़ देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो जब मार्केट में हमारे पास बाहर की मार्केट्स में सस्ती शुगर अवेलेबल है तो हम उसको इंपोर्ट करके अपने कंज्यूमर्स को दे देंगे, और अगर हम ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं, ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये साइकिल है, ये हर साल ये चेंज होता है। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कहना कि गवर्नमेंट उसको वो करे, क्योंकि वो होता ये है कि उससे आपके
फार्मर्स को भी गलत सिग्नल जाता है, वो इसकी तरफ वो माइल हो जाते हैं, यानी कि अगर गवर्नमेंट अनाउंस करे सपोर्ट प्राइस और किसानों के लिए फीसिबल ना हो लेकिन वो सपोर्ट प्राइस उसको फीसिबल बना दे तो उस तरफ वो जाएंगे। अब फिर ये उनको अंदाज़ा होगा कि जी ये तो हम उसको खुद नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस डेवलप करेंगे। तो ये लिहाजा इस चीज़ से तो हमें निकलना चाहिए। अब वो IMF भी वही बात कर रहा है जो बहुत से इकोनॉमिस्ट पहले कहते रहे हैं। और इसके अंदर जो IMF की जो आपने बात की ना, उसके अंदर वो इस सब्सिडी या जो जैसे इनकम सपोर्ट के अगेंस्ट IMF नहीं है, अब वो इनकम सपोर्ट के हक में है और वो कह रहे हैं कि जी आपने टारगेटेड इनकम या टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र करना है, वो उसको सब्सिडीज़ नहीं कहते। ऐसे सब्सिडीज़ तो वो चीज़ है ना कि जो जैसे पावर सेक्टर की सब्सिडी है कि जितनी बिलिंग आ रही है, तो भी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि 2 महीने के लिए हम आपके बिल्स कम कर देंगे। वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फ़ैसला था और एक पॉलिटिकल गिमिक है और वो अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है वो चीज़ जो भी पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस की। और मुझसे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी सारे सूबों को ऐसा करना चाहिए। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल गिमिक है, इसके अंदर कोई, ये वही चीज़ है जो कि PTA के गवर्नमेंट ने आज से 2-3 साल पहले की थी कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस को हम 6 महीने के लिए फ़िक्स कर देंगे। ये एक बहुत स्लिपरी स्लोप है, बहुत ख़तरनाक काम है पाकिस्तान की फिस्कल उसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो इस तरह काम नहीं करना चाहिए। जहाँ जो आपका काम है वो आप करें और बाकी चीज़ें आप लोगों के ऊपर छोड़ दें, लोग खुद अपने सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। और गवर्नमेंट का जहाँ तक ये इकदाम है कि कैश ट्रांसफ़र वो करे और उसमें IMF को कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि IMF ने तो कहा है कि आप सोशल प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला इंक्रीज़ करें एज लॉन्ग एज इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम टैक्सेस। ये नहीं होना चाहिए कि जी आप किसी से कर्जा लेके आप लोगों को चैरिटी दे रहे हैं, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि जी आप वर्ल्ड बैंक से $400 मिलियन ले रहे हैं जी आप लोगों को दें। दिस इज़ नॉट टेनेबल, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। सो एनी एक्सपेंस विच द गवर्नमेंट कमिट मस्ट बी टैक्सड। और अगर गवर्नमेंट वो अनाउंस कर दे कि जी हमने टैक्स इकट्ठा करना है और हमने 500 बिलियन इसको देना है, तो वो ठीक है। अगर उसमें एक कैपेसिटी है और लोगों में ये सकत है कि वो टैक्स देकर एक जैसे सोशल सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कर सकती है। लेकिन वो जो पावर सेक्टर सब्सिडीज़ है या एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ है, इससे हमें निकलना होगा। सर निकलने की तो आपने बात की है, लेकिन अब वो हुकूमत, बाकी इन्वेस्टर्स, कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं, वो इतने इंट्रेंच उन्होंने अपने कर दिए हैं उस सेक्टर में कि वो ज़ाहिर सी बात है वो पीछे तो नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके अब एसेट्स बन चुके हैं एक तरीके से। वो तो ओपन मार्केट रखना, वो यही कहते हैं, वो अपना जवाब ये देते हैं कि ओपन मार्केट जो होती है वो एक हद तक सही चलती है, उसके बाद जो है वो क्रैश कर जाती है। लोग जो हैं वो प्राइसेस इन्फ्लेट करेंगे, अवाम को सहूलतें नहीं फिर उस तरीके से मिलेंगी। तो इस तरीके से वो बुरी सी तस्वीर पेश करते हैं अवाम के सामने भी, बाकियों के सामने भी, कुछ इकोनॉमिस्ट के सामने भी, और कुछ इकोनॉमिस्ट वैसे ही उसे ले लेते हैं। आपकी मुख्तलिफ राय है, बहुत सारों की भी मुख्तलिफ राय। आप लोग समझते हैं कि, और प्राइम ये समझता है कि जो ओपन मार्केट है वो अगर उसे मौका मिले तो बीच में हिकअप्स आएंगे, लेकिन वो अपने आप को खुद रीसेट करके चलेगा। मतलब आपका मतलब है कि वो उसका प्रोसेस जो है वो अगर डिस्टर्ब कुछ वक्तों की वजह से होता है, सप्लाई डिमांड बाकी चीज़ों की वजह से, लेकिन वो अपने आप को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा बगैर टैक्स पे बर्डन करने। बिल्कुल सही। आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा समराइज़ किया है इस प्रोसेस को। इसके अंदर यूजली जो हमारे कुछ ऐसे गुड्स ज़रूर हैं जहाँ पर मार्केट फेलियर्स एडमिटेडली हो सकते हैं। जैसे हमने शुरू में बात की है, उसके अंदर आपकी पब्लिक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका रूल ऑफ लॉ या पूरा आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इवन प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर है। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मार्केट शायद बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती है। इन एन आइडियल वर्ल्ड वो भी कर सकती है, लेकिन चले हम कहते हैं कि जी वो हम एक प्रैक्टिकल उसके अंदर देखें तो मुश्किल होगा। तो इसलिए हम स्टेट को कहते हैं कि जी आप ये ज़रूर काम करें, आप अच्छे अस्पताल बनाएं, प्राइमरी हेल्थ केयर के बनाएं, और टर्शरी को थोड़ा सा अलग कर दें। प्राइमरी एजुकेशन में आप बेहतर इन्वेस्ट करें और बेहतर स्कूल बनाएं। ये जो हमारे लाखों या करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, प्लीज़ उनको अंदर लेके आएँ, इंश्योर करें कि उनको अच्छी तालीम मिल रही है, और हायर एजुकेशन के ऊपर अपनी स्पेंडिंग कम कर दें या ख़त्म कर दें। मेरी तरफ से वो एक चीज़ है कि जो ऑप्शनल चीज़ है। ये जो मार्केट्स में वो जो आपने शुरू में बात की ना, ये इंपॉर्टेंट आपने बात की कि लोगों के इंटरेस्ट या इंट्रेंच्ड ग्रुप्स बन गए। शुगर मिल्स है, 80 के करीब शुगर मिल्स है,
अब शुगर मिल्स के अंदर कोई 7-8 बड़े ग्रुप हैं और हर ग्रुप की पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट प्राइस सेटिंग से, सपोर्ट प्राइसेस से बाहर निकले। वो चाहेंगे कि वो उसमें रहे। अगरचे अभी जो लेटेस्ट खबरें आई हैं, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि जी आप, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जी आप शुगर की मार्केट को फ्री मार्केट कर दें। ये पहले इस्तेमाल नहीं होता था ये लफ्ज़, विच इज़ प्रॉब्ली रियलाइजेशन कि यार ये चीज़ें आगे नहीं चल रही हैं, क्योंकि कंपटीशन वहाँ भी है और अगर आप थोड़ी सी इम्पोर्ट ओपन करेंगे तो उनके ऊपर मज़ीद प्रेशर आ जाएगा। सो ये अच्छी बात है कि ये बातें हो रही हैं उनकी तरफ से। जो अब ऑफिशियल स्टेटमेंट तो PSMA ने ये दिया है कि जी गवर्नमेंट इस पे से एग्जिट करे और फ्री मार्केट की तरफ चली जाए। तो जो आप कह रही हैं वो हिस्टोरिकली ज़रूर बात दुरुस्त है, लेकिन इस पर डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है। इसको उनको खुद भी एहसास है कि उसमें से निकलना चाहिए। हुकूमत को भी थोड़ा होना चाहिए कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल्स ये ख़त्म करें और उसमें से निकले। तो ये लेकिन ये कि इतना आसान नहीं है। मतलब ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं उनको, चूँकि उनके पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस है पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, तो वो मुश्किल होगा। लेकिन आई थिंक इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। एक स्ट्रोक ऑफ पेन की बात है। कल गवर्नमेंट वो कमेटीज़ ख़त्म कर दे, वो गेम कमिश्नर्स का ओहदे ख़त्म कर दे, तो मसला एक दिन में हल हो जाएगा। आपकी बात से मतलब इस पूरी टॉक से मुझे ये अंदाज़ा होता है कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है टाइड है हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट से भी। जी, मतलब ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं उनके, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओनर्स के भी जो जिनकी मोनोपलीज हैं ज़्यादातर। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद तो ये ही है कि PIA, IMF का जो प्रोग्राम है, USC का जो उन्होंने फ़ैसला वापस ले लिया, उस पर दोबारा से गौर व फिक्र की जाए। PIA की रिस्ट्रक्चरिंग पे ज़्यादा तवज्जो की जाए। जो कंपनीज बिड कर रही हैं, आप जैसे कह रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि डोमेस्टिक कंपनीज हैं, तो इस तरीके से एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, जी, जिसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग्स भी ऊपर जा रही हैं। एक वो भी होगा शायद फैक्टर उस चीज़ का। तो ज़रूर देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मईशत जो है उसकी सूरत हाल कैसे बदलती है।